एटॉमिक मॉडल्स। तो सबसे पहले एटम को समझाने के लिए कौन आए? अच्छा, एटम को समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उसके अंदर इस एटम से भी छोटे पार्टिकल का डिस्कवरी हो गया था। इसका मतलब क्या है कि अगर एटम के पास पॉजिटिव वाला पार्टिकल भी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है, तो ये एटम स्टेबल कैसे है? एटम के अंदर उन सब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे है? तो वही समझाने के लिए क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। समझ रहे हो? तो उसी को हम कहते हैं एटॉमिक मॉडल। अगर एटम को समझाने के लिए कहेगा तो एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले कौन आए, जल्दी बताओ तो? हाँ, जे थॉमसन मॉडल है ना, या ऐसे कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, थॉमसन के अनुसार एटम को क्या माना गया? जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर क्या होता था बेटा, जल्दी से बताओ तो? रेडिश पार्ट होता है, रेडिश पार्ट भी होता है, और क्या होते हैं? बीज भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं। सही है? तो उन्होंने कहा कि जो रेडिश पार्ट है वो क्या है हमारे लिए? प्रोटॉन। बाकी सब ये जो बीज है ये सीड्स हैं, बाकी सब अंदर वाटरमेलन की तरह अज्यूम कर सकते हैं। एटम अज्यूम टू बी वाटरमेलन, या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, एटम अज्यूम टू बी वाटरमेलन। अच्छा, वाटरमेलन के अंदर बीज धसे हुए होते हैं या पहले खुले हुए होते हैं? धसे हुए होते हैं। समझ रहे हो? तो इसने कहा कि ये जो सीड्स हैं, इनको उसने किससे कंपेयर कर दिया? अरे यार, कंपेयर विद इलेक्ट्रॉन, कंपेयर विद इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द एटम, इन द एटम। ये किसने कही? थॉमसन ने बात। अच्छा, और रेस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? पल्प होगा। बोलो, ये इसके अंदर जो भी होगा वो रेड 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 रेड, वो क्या होगा? पल्प होगा, है ना, जिसे आप गूदा भी कहते हो। ठीक है, तो उसको क्या माना गया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? पल्प। अब पल्प को किससे कंपेयर करा गया? कंपेयर्ड विद प्रोटॉन, कंपेयर्ड विद प्रोटॉन। इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन इज distributed along all over, sorry, along नहीं, all over the spaces in atom, all over the spaces in atom। तो इनके अनुसार हमें ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं और रेडिश पार्ट जो पल्प है वो चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन बाद में ये मॉडल फेल कर गया। क्यों? क्योंकि यार हमें जब बहुत सारी चीजें पता लग गई, जैसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन भला फंसा हुआ होता तो ये मूवमेंट कैसे करता, है ना। और इन्होंने क्या कहा कि जो मास है एटम का, इन्होंने क्या कहा कि मास ऑफ द एटम, इनके अनुसार ये पॉइंट भी था कि मास ऑफ एटम इज uniformly distributed inside the atom. Mass of the atom is uniformly distributed inside the atom। यानी हर जगह इक्वल अमाउंट में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं है। ये किसने बात कही? सारी थॉमसन साहब ने। ये हमारा और तुम्हारा कहना नहीं है, किसका कहना है? थॉमसन साहब का। अब इसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं जिसे हम ड्रॉबैक कहते हैं, है ना। अब इनकी ड्रॉबैक क्या थी? ड्रॉबैक
हम ये देखेंगे कि जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट करा गया या उसके ड्रॉबैक्स की वजह से उसे फेल कर दिया गया। तो अगर उसमें ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ ना कुछ उसकी खामियां होंगी, तो हम उसे फेल कर देंगे। बोलो बोलो। तो ड्रॉबैक्स इनका क्या था? पहली बात तो यही था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एम्बेडेड, है ना। दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव इन shells. Second, हाँ भाई, भाई और कौन बताएगा? तुम और हम तो अपने कामों में व्यस्त है ना। बोलो सेकंड क्या है? प्रोटॉन इज present at some specific location, some specific location. Third, mass of atom is not distributed, mass of atom is not distributed entirely, mass of atom is not distributed entirely all over the surface, all over the free space. In fact, mass is concentrated at a specific location, that is at nucleus. क्या ये राइट अप समझ में आया कि मास ऑफ द एटम हर जगह नहीं फैला हुआ है? मतलब ये इनके अनुसार क्या था कि मास सब जगह बटा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मास केवल न्यूक्लियस के पास ही अज्यूम करते हैं, जो कि एटम का मास अज्यूम किया जाता है। तो न्यूक्लियस वाली जगह पे ही सारा मास एटम का हम लोग अज्यूम करते हैं, क्योंकि वहीं पर सारा मास होता है। भैया इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। समझ रहे हो क्या चीज बेटा? आई ई, दैट इज आई मतलब क्या होता है? दैट इज। हाँ कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें भी पूछ लेंगे, इसका मतलब है दैट इज। हाँ हाँ एट सम है बेटा ये। हाँ at some specific location, at some specific location। क्या ये बात क्लियर है? बोलो क्या थॉमसन एटॉमिक मॉडल तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो आ गया? बस इतना ही है। उसके बाद मैदान में कौन कूदे? अबे भाई कौन कूदे? रदरफोर्ड। कौन कूदे? रदरफोर्ड। वो बोला हम समझाएंगे, इस भाई साहब पे नहीं समझाए, है ना, तो वो समझाएंगे। तो उन्होंने भी अपना मॉडल दिया। पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने पहले कुछ देखा होगा जब भी तेरे मॉडल दिया होगा। तो हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो रदरफोर्ड एक्चुअल में सारा क्रेडिट हम लोग रदरफोर्ड को दे देते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने एक्चुअल में सारा काम नहीं किया था। रदरफोर्ड ने एक्चुअल में सारा काम नहीं किया था। रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स का उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। समझ रहे हो? रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स का उसमें ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन था, लेकिन नाम चूंकि रदरफोर्ड उनके टीचर थे, तो रदरफोर्ड को ही वहां पर प्राथमिकता दी गई,
लेकिन कंट्रीब्यूशन उनके स्टूडेंट्स का ज्यादा था। समझ रहे हो? तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था देख लेते हैं जरा सा। रदरफोर्ड ने क्या करा, सिंपली ये मान लेते हैं एक स्लिट है, ये कोई स्लिट है, ऐसी एक पतली सी मैंने एक वो ले लिया, क्या ले लिया, पत्ती, उसमें एक इस तरह छेद कर दिया। बोलो, यहीं से जा सकता है जो भी जाएगा कुछ इधर वाली साइड से, है ना, और यहां लगा दी। ये बेटा एक नया डायग्राम है जो किताब में नहीं है। हाँ अभी बताऊंगा। ये गोल्डन फॉइल नहीं है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है बेटा, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अरे बातें नहीं करेंगे, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है बेटा, सही है। यानी इस पे जब कोई भी चीज स्ट्राइक करेगी तो ये चमकेगी। अब तक तुमने क्या पढ़ा है, फ्लोरोसेंट मतलब क्या, चमकना। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और किसकी बनती है, ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग से। बोलो, सही है। अच्छा, अब यहां पर क्या ले लेते हैं, एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं। अच्छा, किसी ने ये शक नहीं करा मुझ पे कि गोल्ड फॉइल क्यों लेना है? हाँ, वेरी गुड। गोल्ड फॉइल इज हाईली मेलिएबल एंड हाईली डक्टाइल। ठीक है, मेलिएबल मतलब वो बहुत थी शीट्स में भी कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा सोने की परत, चांदी की परत, है ना, तो एक्चुअल में क्या है, बहुत थी शीट ऑफ गोल्ड है ना। जैसे बुर्ज खलीफा के होटल में क्या मिलता है, सोने की परत वाली चाय मिलती है। समझ रहे हो? उसकी कॉस्ट बहुत होती है, लेकिन सोने की परत भी तो होती है चाय पे। ठीक है, तो वो किसकी वजह से है, बिकॉज सोना इज हाईली परतेबल, है ना, मेलिएबल। क्लियर? तो अब इधर देख लेते हैं, रदरफोर्ड ने भी क्या करा, यहाँ पे क्या है, ये गोल्ड फॉइल है बेटा। अच्छा, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करा दूं, अल्फा पार्टिकल को यहां से पास करा दूं, तो देखो अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मान लो ये रेडियम है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, रेडियम जनरेट करता है क्या, अल्फा पार्टिकल की रेस। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन, डबल चार्ज हीलियम आयन। बोलो, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन। बोलो, हाँ, तो इन पे चार्ज क्या होता है बेटा, अल्फा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, और मास, हाँ, ही नहीं, हीलियम का मास क्या होता है, 4। अबे एटॉमिक नंबर 2 होता है दादा। हाँ, अल्फा पार्टिकल इसी को कहते हैं, डबली चार्ज हीलियम आयन। ठीक है, डबली चार्ज हीलियम आयन। अच्छा, हाँ, ऐसे मत करो। अब देखो, जब मैं यहां से, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, कुछ इधर भी जाएगा, लेकिन यहां से तो कुछ जाएगा ही नहीं, यहां से तो कुछ जाएगा ही नहीं, जाएंगे कहां से, सिर्फ इस स्लिट के होल से, है ना, यहां से और यहां तक। तो ऐसे जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल लगातार लगातार। अच्छा, ये एटम के अंदर है, एटम यहाँ पर, ये गोल्ड फॉइल है, तो इसमें जाहिर सी बात है एटम भी होंगे। बोलो, गोल्ड एक एलिमेंट है, और एलिमेंट किससे बनता है, एटम से बनता है, तो इस गोल्ड फॉइल के अंदर एटम भी होंगे। बोलिए, अगर एटम होंगे इसका मतलब क्या है, अगर एटम होंगे इसका मतलब क्या है, कोई मास होगा अंदर, अंदर कोई मास होगा, जिससे स्ट्राइक करने के बाद ये अल्फा पार्टिकल कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन होगा।
बोलो, जिससे स्ट्राइक करने के बाद ये अल्फा पार्टिकल कहीं ना कहीं क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस जगह पे हिट कर रहे थे डायरेक्टली, है ना। जैसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस जगह पे हिट कर रहे थे डायरेक्टली, किस जगह पर, स्ट्रेट, यानी पास्ड अनडेविएटेड, पास्ड अनडेविएटेड, यानी कोई डेविएशन शो नहीं करा, सीधे सीधे निकल गए, सीधे सीधे निकल गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल की रेस ऐसी भी थी जो किसी एंगल पे गई, टकराने के बाद किसी एंगल पे गई, और ऐसा देखा गया कि बहुत सारियों में अल्फा पार्टिकल की रे जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेज या मोस्ट ऑफ द रेज स्ट्राइक हियर, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल rays passed और striked here, striked here, strike का मतलब टकराना, strike का मतलब क्या, टकराना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेज स्ट्राइक्ड हेयर, इसका मतलब क्या है, मीन्स दे पास्ड अनडेविएटेड, दे पास्ड अनडेविएटेड। अगर कोई आदमी अनडेविएटेड जा रहा है इसका मतलब रास्ते में कुछ नहीं मिला होगा, अगर कोई आदमी अनडेविएटेड जा रहा है तो रास्ते में कुछ नहीं मिला होगा। इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। अच्छा, कुछ यहां पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल तो है पर ज्यादातर स्पेस क्या है, खाली है, पार्टिकल सिर्फ कुछ ही जगहों पे है, बोलो, पार्टिकल सिर्फ कुछ ही जगहों पे है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव ही डिफ्लेक्शन शो करा सकता है उसके अंदर, नेगेटिव तो अट्रैक्शन शो कराएगा। नहीं समझ में आया, इधर देखो, अगर पॉजिटिव आदमी होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्जन शो करेगा, रिपल्जन शो करेगा तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा। अगर यहाँ अट्रैक्शन हो जाता नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में तो क्या होता, चिपक जाते, डिफ्लेक्शन क्या, कुछ ही नहीं शो होता। अच्छा, आपने कभी ये नहीं पूछा कि ऐसा नहीं हुआ भैया कि कुछ अल्फा पार्टिकल की रेस अंदर ही रह गई, और इलेक्ट्रॉन भी तो है ना अंदर, दोनों आपस में मस्त लग गए हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज अल्फा पार्टिकल की रेस हाईली स्पीड से गई थी इसमें, तो स्पीड ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन कम हुआ। मान लो जैसे तुम जा रहे हो बाइक से, है ना, एक सुंदर कन्या दिख गया, है ना, सुंदर कन्या दिखने से क्या हुआ, तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन तो पैदा हुआ पर तुम स्पीड से निकल गए कि तुम्हारा अट्रैक्शन ही नहीं हुआ, समझ रहा है। तो बस यही हुआ इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स के बीच में, समझ रहा है मेरी बात, क्लियर है, समझ रहे हो, हाँ धीरे धीरे चलाता हूँ क्लियर है। अब यार देख लो, अब बता तो रहा हूँ यार, एक साथ मैंने खत्म कर दिया, ये खत्म थोड़ी कर दिया। अब इधर देख ले, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव वाले अट्रैक्ट ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि पॉजिटिव वाला चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड था, मान लो जैसे तुम तेज स्पीड में जा रहे हो और उधर से भी लौंडे 10-12 बाइक लेके आ रहे हैं एक जगह पे इकट्ठे होके, तुम्हारा गारंटी है तुम्हें डिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा, बोलो, नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम सेम जेंडर के अपोजिट एक ही जगह पे आ गए। अगर ऐसा होता कि वहां लड़कियां खड़ी होती और तुम जा रहे होते, ये लड़के खड़े होते और लड़कियां जा रही होती, तो जाहिर सी बात है डिफ्लेक्शन होता ही नहीं, वहीं रुक जाते, होता नहीं होता। लेकिन अगर अपोजिट सेम नेचर का होगा, सेम नेचर का होगा, सुन ले मेरी बात, सेम नेचर का होगा, इसका मतलब क्या है, सेम नेचर का होगा, इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी
वो अपनी जगह से हिलेगा, अपनी जगह से डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? क्योंकि एंटायर पॉजिटिवली चार्ज, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, एंटायर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहां पर है? एंटायर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहां पर है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक इकट्ठी जगह पे है तो ज्यादा रिपल्जन शो करेगा। अच्छा, जो न्यूक्लियस के पास से होके जाएगा वो उतना तेज डिफ्लेक्ट होगा। जो न्यूक्लियस के पास से होके जाएगा, कौन? अल्फा पार्टिकल, वो उतना तेज डिफ्लेक्ट करेगा। मान लो अल्फा पार्टिकल, ये न्यूक्लियस ये है और अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, तो दोनों के बीच में भयानक रिपल्जन होगा, तो यहाँ से यूं निकल जाएगा। बोलो सही रहे? तो इस ऐसी रेस जो कि क्लोज टू न्यूक्लियस से पास हुई, वो यहाँ और यहाँ स्ट्राइक हुई। क्या ये बात समझ में आया? है ना? मैं कह सकता हूँ रेस विच पास्ड नियर द nucleus striked here, striked here, rays which pass near the nucleus striked here। लेकिन क्या भी ऐसी भी घटना हो सकती है कि भाई जा रहा है बाइक से और सामने ही बिल्कुल अचानक भाई के क्या आ गई, एक और बाइक, जो कि उसपे भी क्या थे? लेडीज नहीं, जेंट्स ही थे, है ना? भाई भी क्या है? जेंट्स है ना? तो भाई और जेंट्स के बीच में जबरदस्त टकराव होने के कारण क्या होगा? पहिए से पहिए बढ़ेंगे और पहिए वापस पीछे को बैक मार लेंगे। वो अलग बात है, मुंह भी टूट जाएगा। लेकिन अभी, हाँ, लेकिन अभी क्या देखेंगे, वो बिल्कुल अगर परफेक्टली कोलिजन ऐसे होगा, हेड टू हेड कोलिजन होगा। कैसे कोलिजन होगा? हेड टू हेड कोलिजन होगा। तो क्या होगा? बॉडी बाउंस करेगा पीछे की तरफ। क्लियर है? बॉडी बाउंस करेगा पीछे की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेम चार्जेस को अगर एक कंसंट्रेटेड जगह पे डाला जाए तो वो अनडिफ्लेक्टेड वापस उसी एंगल से आ जाएगा। बोलो सही है? तो ऐसा देखा, ऐसा ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है या कुछ हो सकती है? क्यों? क्योंकि स्मॉल चार्ज पार्टिकल बहुत छोटी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बहुत छोटी जगह पे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? खाली आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। लेकिन स्मॉल जगह पर ही क्या है? सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टेड। तो इस वजह से क्या होगा? वहीं से ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात कोई दिक्कत दे रही है? ठीक, तो हम कह सकते हैं 1/10,000। अच्छा भैया किसी ने गिना था 10,000? नहीं, अंदाजा लगाते हैं। 10,000 एक भी हो सकता है, 10,005 भी हो सकता है। देखो 10,000 रे में से कोई एक रे ऐसी थी जो जैसे भेजी और वैसे ही टकरा के वापस आ गई। जैसे ही भेजी और वैसे ही टकरा के क्या हो गई? वापस आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो एक इतनी छोटी सी जगह पे कंसंट्रेटेड है। उसी जगह का नाम क्या दे दिया गया बाद में? न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया गया? न्यूक्लियस। इसका मतलब समझ रहे हो? तो मैं क्या क्या कह सकता हूं कि 1/10,000 rays deflected exactly back on its initial path. On its initial path. On its initial path implies that entire positive charge, entire positive charge is concentrated, concentrated at small space. Later it termed as nucleus. Later it termed at nucleus। ना एटम को समझाने का मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या कहा गया? सबसे पहली बात क्या कही गई कि entire positively charge is concentrated at a finite place and further it is named as nucleus। ठीक है? entire positive charge is concentrated, entire positive charge
is concentrated at a finite position. Positive charge is concentrated at a finite position, which is further named as nucleus, which is further named as nucleus. ये कंसंट्रेटेड लिखा फर्स्ट लाइन लास्ट वर्ड। हाँ। सेकंड है कि most of the space inside the atom is empty. Most of the space inside the atom is empty, as most of the alpha particle rays passed undeviated. सही है भाई। तीसरा क्या है, एक तो ये कंक्लूजन निकला हमारा, और तीसरा का कंक्लूजन निकला, बोलो, कि entire mass is not distributed uniformly. entire mass किसका? of atom. entire mass of atom is not distributed. क्या चीज बेटा? हाँ, undeviated. Entire mass is not distributed uniformly inside the atom. Is not distributed uniformly inside the atom, but concentrated at the nucleus. क्या ये बात क्लियर है? तो ये तीन मेन चीज जो थॉमसन मॉडल नहीं समझा रहे थे वो ये समझा गए, ठीक है। और इनसाइड द ऑफ एटम रुक जाओ भाई, ये इसका लिखा है, ये पूरा एक ब्रैकेट, ये पूरा लिख लेना, एंटायर मास ऑफ एटम, ये है पूरा, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द एटम बट concentrated at the nucleus. Is not distributed uniformly inside the atom but concentrated at the nucleus. और electron revolves around the positively charged nucleus. हाँ, लास्ट वाले को एक्सप्लेन करते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि थॉमसन मॉडल के अनुसार क्या हो गया, थॉमसन मॉडल के अनुसार एटम का जो मास माना गया था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटायर स्पेस तो खाली है। इसका मतलब एटम का मास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक फिक्स्ड पॉइंट पे है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। समझ रहे हो? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो भाई शांत हो जा, ठीक है। और हाँ बोलो, मोस्ट ऑफ द स्पेस, बेटा देखो हम कह सकते हैं अगर ये अनडेविएटेड जा रही हैं, रेज अनडेविएटेड जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अंदर कोई टकराने वाला है ही नहीं। तो अंदर कोई टकराने वाला है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ज्यादातर क्या है, स्पेस खाली। समझ रहे हो? जब खाली होगा तो वहां पे मास भी नहीं होगा, तो थॉमसन वाली बात भी गलत हो गई कि मास जो है वो पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इज दैट क्लियर? ये बात गलत हो गई। कौन सा? ये वाला? ये भाई यही है कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, न्यूक्लियस की पोजीशन पे है, यानी एक जगह, सब जगह नहीं फैला हुआ है, एट अ फाइनाइट पोजीशन, दैट इज फर्दर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन
revolve around electron revolve around the positively charged nucleus. Electron revolve around the positively charged nucleus. Electron revolve around the positively charged nucleus. क्लियर है? अच्छा, कोई भी चीज को घुमाने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए होता है। बोलो, तुमको ये बात पता है? अगर किसी भी चीज को घुमाना है तो मैं फोर्स चाहिए होता है। मान लो अगर तुम्हें मुझे आप मेरे तुम्हें मुझको अपने चारों तरफ घुमाना है, इसका मतलब क्या है? तुम पे कोई ऐसी चीज होगी जिसके लिए मैं फिदा हूं। ठीक है, समझ रहा है? या तुम पे कोई ऐसे पैसे होंगे जिसके लिए मैं तुमसे मांगने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझे नचाओगे। क्लियर है? तो सर्कुलर चीज, सर्कुलर ऑब्जेक्ट में यानी घूम, अगर कोई बॉडी घूम रही है, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई ऐसी चीज होगी उस बॉडी के पास जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। बोलो, अगर भाई ने मुझसे 25,000 रुपए ले लिए, है ना, तो भाई तो घूमेगा, है ना, भाई तो घूमेगा। भाई घूमेगा या मैं घूमूंगा? मैं घूमूंगा। किसके अराउंड? भाई के अराउंड, कि भाई दे दे। क्लियर है? पक्का? पक्का? तो यही है। तो किसी भी चीज को सुन लो भाई ना, किसी भी चीज को सर्कुलर ऑब्जेक्ट में घुमाने के लिए एक फोर्स मांगता है। बोलो, उसी को क्या कहते हैं हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स है? अच्छा, पुरानी फोर्स है। क्या ये ऐसी ही है जैसे फ्रिक्शन फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, ऐसे और तरह तरह की फोर्स कौन सी होती है? बोलो, सर्कुलर फोर्स। सर्कुलर फोर्स कौन सी होती है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, क्या ये इसी तरह की फोर्स है या कोई नई फोर्स है? बोलो, ये इन सबसे नई है ना? सबसे अलग है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। हाँ बिल्कुल होती है। क्लियर है? अब सुन लो, इधर देख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ बताएंगे, अभी पढ़ा तो लेंगे पूरा। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है बेटा? इधर देख लो। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स को बच्चा ये समझता है ये कोई नई फोर्स है जो कि सेंटर पे लग रही है, ऐसा नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। रिमेंबर, ये दुनिया की जितनी सारी फोर्स हैं, अगर यदि उनमें से कोई सेंटर की टुवार्ड्स लग रही है तो उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है? बोलो पक्का? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स है या वही फोर्स है जो पुरानी है लेकिन सेंटर के टुवार्ड्स लग रही है? बोलो। तो देखो क्या करते हैं, अगर ये अट्रैक्शन शो कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए पार्टी को, और यहाँ इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या है? नेगेटिवली चार्ज। और भाई शांत हो जा। और चार्ज जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो यानी फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई। तो वही फोर्स कहाँ लग रही है? अरे यार, वही फोर्स सेंटर के टुवार्ड्स लग रही है। कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, ये दुनिया की जो भी फोर्स सेंटर के अबाउट लगेगी उसी को हम कह देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अगर अपोजिट चार्ज है तो, और उसका मैग्नीट्यूड Q1 Q2 क्या है? चार्जेस, है ना। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो Q1 Q2 मतलब क्या है? चार्जेस। इसका मतलब क्या है? चार्जेस। तो उन दोनों के चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितने बड़े बड़े चार्जेस होंगे उनके बीच में उतना ज्यादा फोर्स होगा। क्लियर है? और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। अगर डिस्टेंस बहुत बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर है? तो रेडियस ऑफ एटम बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। इसका मतलब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व करे जा रहा है चारों तरफ इसके। इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या कर रहा है? रिवॉल्व करे जा रहा है। इतनी बात तुम्हें क्लियर है? इतनी बात तुम्हें क्लियर है? तो भैया फिर रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग आज की डेट में एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन है, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।